नमस्कार दोस्तों, थिंक आइज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी बाय नदीम हुसैन पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम अध्याय 8 देखेंगे, ग्रामीण भारत के कुछ दूसरे आयाम, सम अदर फैसेट्स ऑफ विलेज इंडिया, जिसमें हम बंधुआ मजदूरी बॉन्डेड लेबर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारत के सामाजिक आर्थिक असमानताओं के ढांचे में आदमी द्वारा आदमी के शोषण के चलते साहूकार कर्जा लेने वाले, डेटर क्रेडिटर, मालिक नौकर, मास्टर स्लेव संबंध विकसित हुए। सदियों से सत्ता, कानून और धर्म के नाम पर पीढ़ी दर पीढ़ी जाति प्रथा को बढ़ावा मिलता रहा। शायद विश्व का कोई अन्य समाज भौतिक रूप से अपने बीते हुए कल से उतना आक्रांत नहीं दिखता जितना कि भारतीय समाज है। शोषण और बंधुआ मजदूरी यहाँ लंबा इतिहास है। कर्ज के चलते बंधुआ मजदूरी सबसे ज़्यादा प्रचलित रही। भारत के विभिन्न भागों में बंधुआ मजदूर विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में जीता, उत्तर प्रदेश में सेवक या हारी, बिहार में कामिया, बारहमासिया या जानौर, गुजरात में हाली, उड़ीसा में हलिया और मुलिया, पड़ियाल, पनियाल, पन्नेयाल, तमिलनाडु में अड्डिमार, पनियान, कट्टुनिकन, केरल में जसीगुला, गोठी, वेठी, आंध्र प्रदेश में बारामासी और सलकारी, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में जीठा, वेस्ट बंगाल में चाकर और हलिया, राजस्थान में सागरी, महाराष्ट्र में वेटा, बेगार और सलकारी जैसे शब्द प्रचलित है। बंधुआ मजदूरी की प्रथा कमोबेश पूरे ग्रामीण भारत में तथा कुछ जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित है। शोषण की संस्कृति के पीछे सभी तरह के शोषण और उत्पीड़न शामिल हैं। सिर्फ बंधुआ मजदूरी ही नहीं, बच्चों से बेगार व बंधुआ औरतों का यौन शोषण सभी इस बंधुआ मजदूरी का हिस्सा है। यद्यपि संविधान के अनुसार बलपूर्वक मजदूरी, बेगार या बंधुआ मजदूरी पूर्णतः प्रतिबंधित है, फिर भी यह प्रथा सदियों से जीवित है और आज भी प्रचलित है। भारत सरकार ने बंधुआ मजदूरी समाप्ति अधिनियम 1976 के माध्यम से ऋणग्रस्तता के कारण हुई बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने का प्रयास किया। इस अधिनियम के सेक्शन 2 धारा जी में बंधुआ मजदूरी को जबरदस्ती या आंशिक रूप से जबरदस्ती से कराया गया श्रम माना गया है, जिसमें एक अनुबंध एग्रीमेंट के तहत कर्जदाता निम्न शर्तों के साथ बंधा होता है। यदि कर्जदार या उसके उत्तराधिकारियों ने कोई अग्रिम लिया है और यह अग्रिम लिखित या लिखित समझौतों के अंतर्गत हो सकता है, इस अग्रिम पर ब्याज की राशि बाकी हो या कोई सामाजिक या पारंपरिक बाध्यता ऑब्लिगेशन हो, या यदि उत्तराधिकार में उस पूर्वजों की कोई बाध्यता हो या किसी आर्थिक बाध्यता के लिए जो उसे पूर्वजों या उत्तराधिकारियों से मिली हो, यदि किसी विशेष समूह या जाति में उसका जन्म हुआ हो, तो वह स्वयं के द्वारा या परिवार के किसी सदस्य या स्वयं पर आश्रित अन्य व्यक्ति के द्वारा कर्जदाता की एक निश्चित या अनिश्चित समय सीमा तक मजदूरी की एवज में बेगारी द्वारा सेवा करेगा। वह अपनी आजीविका के लिए एक निश्चित या कभी कभी अनिश्चित सीमा तक रोजगार की स्वतंत्रता भी गिरवी रख चुका होता है। उसका भारत भर में कहीं आने जाने का अधिकार भी प्रतिबंधित हो जाता है, या वह अपनी संपत्ति या अपने या परिवार के उत्पाद को बेचने का हक भी खो बैठता है। वह कर्जदाता की शर्तों के अनुसार पूर्ण या आंशिक रूप से बलपूर्वक अपना श्रम देने को मजबूर होता है। कर्जदाता की शर्तों में यह शामिल होता है कि कर्ज ना चुका पाने की स्थिति में वह कर्जदार के रूप में बंधुआ मजदूरी करेगा। अतः यह स्पष्ट है कि बंधुआ मजदूरी को जिस प्रकार परिभाषित किया गया है, वह एक प्रकार से दासता का उदाहरण है। कर्ज के चलते बंधुआ मजदूरी भूमिहीन खेतीहर मजदूरों, ईंट भट्टे पर लगे कामगारों, पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों, कपड़े के लूम पर काम करने वालों या कुछ अन्य में अधिक प्रचलित है। खेतीहर मजदूरों में अधिकांश भूमिहीन व सीमांत जोतों वाले किसान मजदूर इससे प्रभावित हैं। सामाजिक आर्थिक कुरीतियों के चलते समाज का अछूत और पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियाँ तथा जनजातियाँ इससे सर्वाधिक प्रभावित हैं। नदीम हुसैन 1981
ने अपने महत्वपूर्ण सर्वेक्षण कार्य में जौनसार, भाभर, देहरादून, जौनपुर, टेहरी गहलवाल, खाई, उत्तरकाशी के कोल्टा मजदूरों में गहन अध्ययन के बाद बंधुआ मजदूरी और शोषण के समीकरणों को स्पष्ट किया था। क्षेत्रीय प्रथाओं के मुताबिक कोल्टा अछूत होने के कारण भूमि के स्वामी नहीं हो सकते थे। सामाजिक कुप्रथाओं के चलते वे सोने को छू भी नहीं सकते थे, न रख सकते थे या न रख सकते हैं। ऐसे में किसी आर्थिक कठिनाई के समय न उसके पास ज़मीन है न पैसा, ऐसे में उसके शरीर और मजदूरी को आसानी से बंधक बनाया जा सकता है। बंधुआ मजदूरी का सबसे खराब पहलू यह है कि वर्तमान में यह हरित क्रांति के क्षेत्रों पंजाब और हरियाणा में सर्वाधिक प्रचलित है, जहां प्रवासी माइग्रेंट मजदूर आसानी से बंधुआ मजदूरी के जाल में फंस जाते हैं। प्रशासनिक और कानूनी कदमों के उठाए जाने के बावजूद बंधुआ मजदूरी का यह शिकंजा बना हुआ है, यद्यपि इसमें कमी अवश्य आई है। कृषि असंतोष, एग्रेरियन अनरेस्ट। ग्रामीण भारत में ग्रामीण असंतोष की जड़ें कृषि संरचना एग्रेरियन स्ट्रक्चर में है। यदि हम भारतीय कृषि व्यवस्था का अध्ययन करें तो पाएंगे कि भूमि के स्वामित्व, भूमि पर नियंत्रण, आय और रहन सहन के स्तर को लेकर बराबर भिन्नताएं रही हैं। यद्यपि पूर्व में भी आर्थिक और सामाजिक प्रकृति की असमानताएं विद्यमान थी, किंतु वे परंपरागत धार्मिक विश्वासों और क्रियाकलापों के कारण असंतोष के रूप में ज़्यादा उभरती नहीं थीं। धर्म और कर्म का सिद्धांत भाग्य के सिद्धांत के साथ जुड़कर समाज में एक सेफ्टी वॉल्व का काम करता था। ईश्वर की कृपा सर्वोपरि थी। निर्धन, दबा कुचला वर्ग भी अपने को भाग्य से बंधा मानकर संतोष कर लेता था। असमानताओं को प्राकृतिक और सामान्य रूप से ग्रहण कर लिया जाता था। धीरे धीरे कामगार समूहों में जागरूकता आई, जिसने उनके जीवन और समाज में उनके स्थान के लिए उनके विचारों में आमूल चूल परिवर्तन ला खड़ा किया। राजनीतिक आंदोलनों ने गरीब किसान और मजदूर वर्गों को उनके शोषण के पीछे की गणित के प्रति जागरूक बनाया और उन्हें उसके प्रति विद्रोह करने के लिए ताकत और आवाज़ भी दी। कृषक असंतोष मुख्य रूप से कृषि संरचना में लोगों के जीवन स्तर को लेकर था। कृषकों की जीवन शैली के भौतिक पक्ष में गिरावट के चलते उनका आंदोलन उग्र हुआ। यदि हम आज़ादी से पूर्व के परिदृश्य को देखें तो पता चलेगा कि 1918 के आसपास कृषकों में भी जागरूकता आनी प्रारंभ हुई। उन्होंने सामूहिक रूप से राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया और धीरे धीरे अपने अलग समूह बनाए। 1922 के मोपला संघर्ष, 1923 में आंध्र प्रदेश में कृषक और मजदूर यूनियनें बनाना, गुजरात के बारदौली में 1928 से 30-31 में कृषक संघर्ष व 1926 से 1927 के बीच उत्तर प्रदेश, पंजाब और बंगाल में संघर्ष हुए। इसी तरह के अन्य आंदोलनों ने कृषक असंतोष को हवा दी। कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरे अन्य कम्युनिस्ट व वामपंथी समूहों और राष्ट्रवादी नेताओं जैसे नेहरू ने किसान संगठनों को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1935 में जब लखनऊ में पहली अखिल भारतीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ तो भारतीय किसान की आवाज़ उठाने वाला और उनकी भावनाओं को एक कार्यक्रम के माध्यम से सामने रखने वाला यह प्रथम संगठन था। दुर्भाग्य से आज़ादी से पूर्व विभिन्न कांग्रेसी प्रांतीय सरकारों ने किसानों की उम्मीदों के अनुसार कुछ विशेष नहीं किया। इसके चलते तत्कालीन कृषि व्यवस्था में गरीब किसानों को काफ़ी आघात लगा। राजनीतिक जागरूकता के चलते 1946 से 50 में संगठित किसानों ने कई आंदोलन किए। महाराष्ट्र में वर्ली संघर्ष, पूर्वी बंगाल में तहबागा संघर्ष, हैदराबाद में तेलंगाना संघर्ष और आदि प्रमुख हैं। इन संघर्षों में कम्युनिस्टों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कृषक आंदोलनों को नेतृत्व भी प्रदान किया। आज़ादी के बाद नक्सली आंदोलन कृषक असंतोष का काफ़ी मुखर रूप बनकर उभरा। कृषक आंदोलन पूरे भारत में समान रूप से नहीं फैला। आज भी यह धान की उपज वाले क्षेत्रों, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल इत्यादि क्षेत्रों में ही अधिक प्रभावशाली है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। गरीब किसान और मजदूर वर्ग भी इस क्षेत्र में अधिक हैं। पश्चिम बंगाल और केरल की वामपंथी सरकारें काफ़ी हद तक भूमि सुधार कानून लागू करने में सक्षम रही हैं
और इसके चलते बटाईदारों और पट्टेदारों के कृषक हितों की रक्षा हो सकी है। यदि हम कृषक असंतोष के कारणों का संक्षिप्तीकरण करें तो वे इस प्रकार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आय के स्रोतों और उनके वितरण के बीच असमानता और अन्याय, कम मजदूरी, बेरोजगारी और अल्प रोजगार, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ऋणग्रस्तता, खासकर जनजातीय कृषक समाज के पास अपनी ज़मीन का लगातार खोते रहना, बढ़ता हुआ विस्थापन और पुनर्वास के माध्यमों का अभाव, पिछड़े और शोषित वर्ग में अपनी सामाजिक आर्थिक दैन्यता के प्रति बढ़ती जागरूकता और भौतिक साधनों का अभाव। ज़्यादातर मजदूर और कृषक वर्ग पिछड़ी दलित जातियों और जनजातियों का है। दलितों और पिछड़ों की बढ़ती राजनीतिक चेतना व लामबंदी। आंद्रे बीते ने कृषक असंतोष के कारणों की चर्चा में निम्न मुद्दों को उठाया है। सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के दो छोरों की उपस्थिति, एक ओर बेहद गरीब और दूसरी ओर अत्यंत अमीर वर्ग। आज़ादी के बाद बढ़ता आत्मविश्वास की असमानताएं यदि समाप्त नहीं होती तो कम जरूर हो सकती हैं। निचले स्तर पर प्रचलित असमानताओं को दूर करने में प्रशासनिक और राजनीतिक अक्षमताएं। शताब्दियों से भारत में अपनी मूल ज़रूरतों को कुचलते हुए एक निम्न तबका सुबल्टर्न रह रहा है, जिसका संतोष धीरे धीरे हिंसक और अहिंसक रूप से लावे के रूप में फूट रहा है। नेतृत्व और गुट संघर्ष, लीडरशिप एंड फंक्शनलिज्म। ग्रामीण नेतृत्व की संरचना को दो स्तरों पर समझा जा सकता है: परंपरागत नेतृत्व, ट्रेडिशनल लीडरशिप, नया उभरता हुआ नेतृत्व, इमर्जिंग मॉडर्न लीडरशिप। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का परंपरागत नेतृत्व जाति परिस्थिति पर आधारित है, जिसमें परिवार का आकार, सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक हैसियत, उम्र, परंपरागत कौशल, बृहत्तर समाज से संपर्क इत्यादि कई कारक हैं। परंपरागत नेतृत्व में रक्त संबंध, आनुवंशिकता, अनौपचारिक नियंत्रण इत्यादि भी शामिल हैं। ग्राम पंचायत और जाति पंचायत नेतृत्व परंपरागत नेतृत्व के स्वाभाविक उदाहरण हैं। आज़ादी के बाद, खासकर पंचायती राज व्यवस्था के कानूनी रूप में आने के बाद, ग्रामीण समाज में भी लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप नए नेतृत्व का उदय हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में परंपरागत समाज में मूलभूत परिवर्तनों का दौर है। लोकतंत्रीकरण व लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ने एक लोकतांत्रिक नेतृत्व को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। गांव की परंपरागत शक्ति संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं, लेकिन यह भी सही है कि अनेकों क्षेत्रों में परंपरागत अभिजात वर्ग, ट्रेडिशनल एलीट, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा आधुनिक अभिजात, मॉडर्न एलीट बन बैठा है। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा ही अनेकों क्षेत्रों में परंपरागत प्रभु जातियों के प्रभुत्व को समाप्त करके पिछड़ी जातियों ने सत्ता प्राप्त की है। नई उभरती नेतृत्व क्षमता में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। नए नेतृत्व के क्षेत्र में युवा वर्ग और मध्यम आय वर्ग का शामिल होना भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब एक तंत्रीय निरंकुश नेता, ऑटोक्रेटिक लीडर के बजाय सामूहिक नेतृत्व, कलेक्टिव लीडरशिप का सामने आना भी एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यदि हम ग्रामीण समाज में गुटवाद पर नज़र डालें तो गुटबाजी का मूल इस प्रकार समझा जा सकता है: गुट अपने मूल रूप में राजनीतिक होगा, जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संघर्षरत होगा। गुट में व्यक्ति का शामिल होना गुट के उद्देश्यों और गुट के नेता में विश्वास अर्जित करने पर ही संभव है। ग्रामीण समाज में गुट हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं, जिसके अंतर्गत न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों की भी पूर्ति महत्वपूर्ण है। अन्य समूहों की भांति ग्रामीण गुट या समूह भी एक छोटे आकार का सामाजिक समूह है, जो अपने कुछ सामान्य लक्ष्यों और हितों की पूर्ति के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। ऑस्कर लुइस ने 1953 में उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के महत्वपूर्ण अध्ययन में ग्रामीण गुटवाद के निर्धारण में निम्न कारकों को रखा था: भूमि के उत्तराधिकार सक्सेशन का झगड़ा, बच्चा गोद लेने पर झगड़ा, जमीन और सिंचाई संबंधी झगड़े, यौन संबंधी अपराधों के कारण झगड़े, हत्या और अंतर्जातीय झगड़े। पॉल ब्रास ने गुटबाजी को भारतीय परंपरागत समाज का एक अटूट हिस्सा कहा है, क्योंकि इसको समझे बिना तत्कालीन राजनीति को समझना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के अध्ययन के बाद
पॉल ब्रास ने जारी गुटबाजी के 3 महत्वपूर्ण कारण निर्धारित किए। बाहरी धमकियों व दबाव का अभाव, वैचारिक स्तर पर एकता का अभाव, प्रभावशाली सत्ता अथॉरिटी का अभाव। संक्षेप में गुटबाजी के कारण और परिणामों को जाति प्रथा, जजमानी, धार्मिक असमानताओं या आस्थाओं में बदलाव, अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं में विश्वास, वर्गीय संचेतना, पंचायती राज और सहकारिता के उदय के नज़रिए से देखा जा सकता है। संक्षेप में गुटबाजी के कारण और परिणामों को जाति प्रथा, जजमानी, धार्मिक आस्थाओं में बदलाव, अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं में विश्वास, वर्ग संचेतना, पंचायती राज और सहकारिता के उदय के नज़रिए से देखा जा सकता है। गुटबाजी यूँ तो स्वयं में ही घातक है, किंतु इसके चलते सामाजिक सुख शांति और राजनीतिक आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति भी बाधित होती है। चलिए अब बात करते हैं जनतंत्रीकरण और नेतृत्व की, डेमोक्रेटाइजेशन एंड लीडरशिप। ग्रामीण भारत की परंपरागत शक्ति संरचना के 3 आधार थे: जमींदारी व्यवस्था, गांव पंचायत और जाति पंचायत। सत्ता व्यवस्था में उच्च जाति के संभ्रांत समूहों का प्रभुत्व था। नेतृत्व कमोबेश वंशानुगत था। निम्न मध्य स्तरीय जातियों का बहुतायत में होने के बावजूद निर्णय लेने की प्रक्रिया में वह सत्ता की भागीदारी में हिस्सा नगण्य था। आज़ादी के बाद जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन हुआ। लोकतंत्र के उदय के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी सत्ता का लोकतंत्रीकरण का प्रयास हुआ। सत्ता समीकरण के आर्थिक और सामाजिक ढांचे में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कार्यक्रमों से व्यापक परिवर्तन आए। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और विशेषकर कमजोर तबकों की शिक्षा और विकास ने ग्रामीण भारत की सामाजिक गतिकी को एक नया आयाम दिया। प्रदत्त परिस्थिति एस्क्राइब्ड स्टेटस के स्थान पर अर्जित परिस्थिति अचीव्ड स्टेटस ने सत्ता समीकरण को नया रूप दिया। नेतृत्व के नज़रिए से ग्रामीण समाज में सत्ता व शक्ति के 2 स्रोत रहे हैं: जन्म और कर्मकांडी आधारित श्रेष्ठता, संख्यात्मक शक्ति। जनतंत्रीकरण समीकरणों में निश्चय ही संख्यात्मक दृष्टिकोण प्रधान था, फिर भी परंपरागत शक्ति समीकरण जनतंत्र की व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण बना रहा। चुनावों के दौरान उच्च जातियों के समूह काफ़ी शक्तिशाली रहे, फिर भी धीरे धीरे व्यवस्था में परिवर्तन दिखाई देने लगे। यदि हम ग्रामीण नेतृत्व पर एक नज़र डालें तो जनतंत्रीकरण के फलस्वरूप नए उभरते प्रतिमान इस प्रकार है। पहला है जनतांत्रिक नेतृत्व का उभाव या उभार। जनतांत्रिक व्यवस्था में एक नया जनतांत्रिक नेतृत्व उभरा। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत वंशानुगत नेतृत्व पूर्व निर्धारित हैसियत, भूमि की मालिकाना हक और जाति समीकरणों पर आधारित था। इन सभी कारकों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। जनतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति का स्वयं का अवदान, कंट्रीब्यूशन और गुटीय शक्ति महत्वपूर्ण है। जनतांत्रिक प्रक्रिया ने सेकुलर नेतृत्व को भी प्रोत्साहित किया। इस प्रकार परंपरागत नेतृत्व लगभग मूल रूप से परिवर्तन की ओर अग्रसर हुआ। शिक्षा परिवर्तन की दिशा में शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक थी। विस्तृत रूप से निरक्षरता के माहौल में नेतृत्व के लिए शिक्षा कोई महत्वपूर्ण अर्थ नहीं रखती थी, परंतु बदलते समय के साथ साथ कुशल नेतृत्व के लिए शिक्षा भी एक आवश्यक शर्त के रूप में सामने आई। नेतृत्व के लिए विशेषज्ञता, बढ़ती हुई सामाजिक आर्थिक गतिशीलता में ग्रामीण परिवेश में बहुलता, प्लूरलिज्म धीरे धीरे महत्वपूर्ण होने लगा। अब एक ही नेता सभी कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं रहा। युवा शक्ति का उदय, परंपरागत स्तरीकरण प्रारूप ट्रेडिशनल स्ट्रेटिफिकेशन मॉडल में सत्ता समीकरण में आयु एक महत्वपूर्ण कारक थी। बड़े बूढ़ों की समिति काउंसिल ऑफ एल्डर्स इसका उदाहरण है। लोगों का मानना था कि उम्र और अनुभव नेतृत्व के लिए आवश्यक है। शिक्षा और पश्चिमीकरण के प्रभाव के चलते खासकर अंग्रेजी ज्ञान ने युवा नेतृत्व को उभारा। इनके अतिरिक्त नेतृत्व में गतिशीलता, समूह नेतृत्व क्षमता, राजनीतिक पार्टियों पर आधारित नेतृत्व आदि को भी ग्रामीण क्षेत्र में जनतांत्रिक नेतृत्व के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। दलित और पिछड़े वर्गों में बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना और जनतंत्र के सिद्धांतों से ग्रामीण नेतृत्व और शक्ति संरचना में व्यापक परिवर्तन आया। जनशक्तिकरण, एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, पंचायती राज और 73वां संशोधन। स्वशासित ग्राम्य समुदाय जो कि साम्राज्यवाद के उत्थान और पतन के बीच बच गए, वे उपनिवेशपूर्ण भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। स्वशासित ग्राम्य समुदाय जो कि साम्राज्यवाद के उत्थान और पतन के बीच बच गए, वे उपनिवेश पूर्व भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
इस देश या वह देश जिसकी 70% जनता गाँव में रहती और उसके लिए विकेंद्रीकृत लोकतंत्र की प्रभावी व्यवस्था होना अति आवश्यक था। भूमि सुधार, सहकारी संस्थाएं और सामुदायिक विकास के आंदोलन एक समृद्ध, गतिशील और अच्छी लोकतांत्रिक ग्रामीण व्यवस्था के लिए आवश्यक है। पंचायती राज का दर्शन महात्मा गांधी के सपनों पर आधारित है और ग्राम्य स्वराज के माध्यम से लोग जब व्यवस्था में स्वयं प्रतिभागी होंगे तभी सच्चा लोकतंत्र होगा। संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य को पंचायत के ऐसे अधिकार और जिम्मेदारियां देनी चाहिए कि यह स्वशासन की इकाई संस्था बन सके। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में शक्तियों और कार्य को विकेंद्रीकृत करने की संकल्पना की गई थी। 1950 में जब ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया था तो उसमें महात्मा गांधी के ग्राम्य स्वराज की संकल्पना शामिल नहीं हो सकी। सामुदायिक विकास के कार्यक्रम में लोगों की समुचित भागीदारी भी नहीं हो सकी और यह दिशाहीन कार्यक्रम हो गए। स्थिति का आकलन करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी के निष्कर्षों में यह कहा गया कि जब तक गांव स्तर पर पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई संस्था नहीं होगी जिसे आवश्यक नेतृत्व देकर विकास कार्यक्रमों को लागू करने की जिम्मेदारी दी जाए, तब तक कोई महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू नहीं हो पाएंगे। सामुदायिक कार्यों में जनभागीदारी वैधानिक तौर पर हो, यह इस स्थिति की संस्तुति थी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इस समिति ने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की संस्तुति की। मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार सभी राज्यों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के तहत पंचायती राज संस्थाओं के गठन की प्रक्रिया तेज हुई। तत्पश्चात नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के भी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के मेहता कमेटी के मूल सिद्धांतों को लागू करने की सिफारिश की और उसके लिए आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था को राज्य सरकारों की आवश्यकताओं पर छोड़ दिया। तत्पश्चात नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने भी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के मेहता कमेटी के मूल सिद्धांतों को लागू करने की सिफारिश की और उसके लिए आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था को राज्य सरकारों की आवश्यकताओं पर छोड़ दिया। व्यापक रूप में देखें तो पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन प्रशासनिक व्यवस्था का ही विकेंद्रीकरण है। यह व्यवस्था निम्नांकित सिद्धांतों पर आधारित है। स्थानीय स्वशासन इकाइयों से लेकर जिला स्तर तक एक त्रिस्तरीय स्वशासन व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें निचले स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक एक सव्ययी समन्वय ऑर्गेनिक लिंक बना रहे। इन निकायों को व्यवस्थित रूप से जिम्मेदारियां और अधिकार सौंपे जाने चाहिए। अपने अधिकारों का उपयोग उचित रूप में होने देने के लिए इनके पास पर्याप्त वित्तीय अधिकार भी होने चाहिए। ग्राम्य स्तर के सभी विकास कार्यक्रम इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से लागू किए जाने चाहिए। व्यवस्था इस प्रकार लागू की जानी चाहिए कि आवश्यकता अनुसार पर्याप्त विकेंद्रीकरण भविष्य में भी लागू हो सके। पंचायती राज के ढांचे में मुख्य 3 अंग हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। विभिन्न राज्यों में इन स्तरों के नामों में कुछ अंतर हो सकता है। व्यापक दृष्टिकोण में पंचायती राज व्यवस्था शासन की संपूर्ण प्रक्रिया है और यह एक प्रकार से लोगों को गांव सभा या ग्राम सभा से लोकसभा तक जोड़ने की व्यवस्था है। सामुदायिक विकास मंत्रालय की 1964-65 की रिपोर्ट के अनुसार पंचायती राज के माध्यम से नौजवान और ऊर्जावान नेतृत्व सामने आएगा और इससे निचले स्तर तक लोगों में संतुष्टि की भावना जागृत होगी। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना ने स्थानीय नेतृत्व को उभार दिया। लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से सत्ता के नए केंद्र सामने आए। इसने स्थानीय स्तर पर बहुत से नए लोगों को नेतृत्व का मौका दिया, जबकि पहले की स्थानीय परंपरागत व्यवस्था में राजनीतिक या प्रशासनिक स्तर पर सामाजिक राजनीतिक कारणों के चलते यथास्थिति स्टेटस क्यू की प्रवृत्ति बनी रही थी। 1977 में अशोक मेहता कमेटी के बनने के बाद पंचायती राज की अवधारणा और व्यवहारिक रूप में काफ़ी परिवर्तन आए। इस कमेटी की स्थापना पंचायती राज की संस्थाओं की कार्यप्रणाली को देखने और उन्हें और मजबूत करने के उपाय सुझाने के लिए की गई थी। अशोक मेहता कमेटी की संस्तुतियों के आने के बाद जिन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई उन्हें दूसरी पीढ़ी की पंचायती राज संस्थाएं कह सकते हैं।
1979 में पश्चिम बंगाल पहला राज्य था जिसने अशोक मेहता कमेटी की सिफारिशों पर आधारित पंचायती राज व्यवस्था लागू करके उसे नया जीवन दिया। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर ने भी अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर अपनी व्यवस्थाओं में काफ़ी परिवर्तन किए। इस दूसरी पीढ़ी की पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय निकायों को काफ़ी अधिकार दिए गए, अतः उससे कार्यक्रमों और उनके क्रियान्वयन के स्तर पर काफ़ी उत्साह जागृत हुआ। पश्चिम बंगाल के उदाहरण सफलता की कहानी बन गया। फिर भी द्वितीय चरण का पंचायती राज भी उचित संवैधानिक प्रावधानों के अभाव में अपेक्षित सफलता प्राप्त न कर सका। इसके चलते 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 में संसद में प्रस्तुत किया गया, लेकिन तकनीकी कारणों से यह बिल पास नहीं हो पाया। 1991 में कांग्रेस सरकार ने 73वां संविधान संशोधन विधेयक पंचायत व 74वां संविधान संशोधन नगरपालिका और स्थानीय निकाय प्रस्तुत किया। 73rd संविधान संशोधन विधेयक लंबी प्रक्रिया के बाद अंततः 1993 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक पास हुआ। इन संविधान संशोधनों से त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू हुई। जिला, तालुका और ब्लॉक और ग्राम स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में और नगर पंचायत छोटी शहरी क्षेत्रों में अस्तित्व में आए, जबकि बड़े शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका और नगर निगम यथावत थे। स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष तक का तय हुआ और भंग होने की स्थिति में 6 माह के भीतर यह संस्थाएं पुनः चुनावी प्रक्रिया से बनेंगी, यह विधान किया गया। जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति जनजाति के भी सदस्य होंगे और 1/3 संख्या में महिलाएं भी सभी स्तरों पर होंगी। अन्य पिछड़ी जातियों का आरक्षण राज्य विधायिकाओं पर छोड़ दिया गया और अधिसंख्य राज्य सरकारों ने राज्य की पिछड़ी जातियों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया। सभी राज्य सरकारों द्वारा एक राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन की स्थापना का प्रावधान भी रखा गया, जो कि स्थानीय निकायों के लिए राजस्व निर्धारण करेगा। 73वें संविधान संशोधन विधेयक के बाद 11वीं अनुसूची बढ़ाए गए, जिसके अंतर्गत निम्न विषयों को शामिल किया गया। कृषि विस्तार, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन भी इसमें शामिल है। भू सुधार, भूमि सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, भूमि चकबंदी, लैंड कंसोलिडेशन और भू संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल संचय कार्यक्रम, पशुपालन, डेयरी मुर्गी पालन, मछली पालन, सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी, लघु वन उत्पाद, लघु उद्योगों जिसमें खाद्य प्रक्रमण उद्योग या प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी शामिल है, खाद्य, ग्रामीण और कुटीर उद्योग, ग्रामीण गृह व्यवस्था, रूरल हाउसिंग, पेयजल, ईंधन और चारा, सड़कें, पुल, जल परिवहन और संचार के अन्य साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण जिसमें विद्युत वितरण भी शामिल है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम और गतिविधियां, बाजार और मेले, स्वास्थ्य और सफाई कार्यक्रम जिसमें अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और डिस्पेंसरी भी शामिल हैं, परिवार कल्याण, महिला और बाल कल्याण, सामाजिक कल्याण जिसमें विकलांग कल्याण और मानसिक रुग्णता वाले लोग भी शामिल हैं, पिछड़े और कमज़ोर तबकों का विकास खासकर अनुसूचित जाति जनजाति, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सामुदायिक संपत्ति, कम्युनिटी एसेट्स की देखभाल। 1993 के संवैधानिक संशोधन के बाद बहुत से राज्यों ने संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज इन 29 कार्यों में से कई स्थानांतरित डेलीगेट कर दिए। यद्यपि कार्यों का स्थानांतरण तो अधिकांश राज्यों में हो गया, किंतु फंड का स्थानांतरण कुछ ही राज्यों में हुआ। 73वां संविधान संशोधन विधेयक महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र की सबसे निचली पायदान पर पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व इस विधेयक द्वारा निश्चित किया गया। 1/3 सदस्यता के अलावा जब तक 1/3 महिलाएं पंचायत अध्यक्ष होंगी तो पंचायत के माध्यम से लाखों महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में आ जाएंगी। यद्यपि पारंपरिक पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के अधिकार और उनका नेतृत्व पचा पाना आसान नहीं है, किंतु धीरे धीरे महिलाओं के बढ़ते आत्मविश्वास और कार्यक्षमता ने यह सिद्ध करना शुरू कर दिया कि इस दी गई अधिकार क्षमता से धीरे धीरे ही सही वे सफलता की सीढ़ियां चढ़ती हुई अपनी मंजिलें हासिल कर लेंगी। महिला सशक्तिकरण का कदम अब पीछे हटने वाला नहीं है। धन्यवाद।